बार बार यही कहा जा रहा था कि मोदी जी अगर आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लाइव डॉक्यूमेंट। वो बदल देंगे इज़ नॉट इवन अ थ्रेट बिकॉज ये सालों से जब से हुआ है तब से इतने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं एंड कंसिडरिंग कि कांग्रेस वाले अगर ये कह रहे हैं तो इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है, दैट टू ऑन द eve of emergency that was imposed by Indira Gandhi back in 1975, almost अगले साल 50 साल हो जाएंगे उस इवेंट को, where actually the constitution was made a mockery out of, जो preamble बदला गया था overnight without any kind of discussions, and ये लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाइयाँ देते हैं। तमाम जो भी नई लोकसभा में एमपीज आए हैं उन्हें वोट लेना है, ले रहे हैं। उसके बीच में जो देखा जाए तो सबसे सिग्निफिकेंट अपोजिशन पार्टी जो है उसके मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लहराते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी को प्रोटेस्टेंट कहा जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू कॉफी क्रॉनिकल्स फ्रॉम द पैम्फलेट। मैं हूं निर्वा मेहता। मैं शिव। 18th लोकसभा सेशन हैज स्टार्टेड। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम एंड कल जैसे हमने देखा कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी ओथ ली एज द एमपी इन द लोकसभा। तो वन वेरी इंटरेस्टिंग रादर थिंग वाज कि पार्लियामेंट में जाने से पहले और while PM Modi was taking oaths, Congress के leaders including led by Rahul Gandhi, वो कॉन्स्टिट्यूशन की दे से क्लेम कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी थी, था या नहीं था अंदर वो भगवान जाने। लाल कलर की डायरी थी जिसपे जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे वो दे वर शोइंग इट टू हिम। हमने देखा था कि इलेक्शंस के रन अप टू इलेक्शंस में भी देवर बार बार यही कहा जा रहा था कि मोदी जी अगर आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, which is very interesting because constitution is a live document। वो बदल देंगे is not even a threat because ये सालों से जब से हुआ है तब से इतने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं एंड कंसिडरिंग कि कांग्रेस वाले अगर ये कह रहे हैं तो इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है, दैट टू ऑन द eve of emergency that was imposed by Indira Gandhi back in 1975, almost अगले साल 50 साल हो जाएंगे उस इवेंट को, where actually the constitution was made a mockery out of, जो preamble बदला गया था overnight without any kind of discussions, and ये लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाइयाँ देते हैं। एंड तो what do you think? First of all, let's start with what do you think was the significance of waving of that red booklet named constitution? तमाम जो भी नई लोकसभा में एमपीज आए हैं उन्हें वोट लेना है, ले रहे हैं। उसके बीच में जो देखा जाए तो सबसे सिग्निफिकेंट अपोजिशन पार्टी जो है उसके मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लहराते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी को प्रोटेस्टेंट कहा जा सकता है लिटरली। बट ये जो है ना, ये देखा जाए तो वही उसी टूल किट पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो पॉलिटिक्स हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखी। राइट। कल इन्होंने जो किया अब उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है या कोई सरकाज़म में पूछ सकता है कि यार चुनाव ख़त्म हो गए हैं और अभी तक प्रचार किए जा रहे हो। लेकिन ये बड़ी सोची समझी, जो मुझे लगता है कि बड़ी एक तरह की स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट किया गया कि भाजपा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। हो सकता है भाजपा के किसी उम्मीदवार ने कहा हो कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। उस बात को पकड़ करके पूरा कैंपेन चला। ठीक है, होता क्या है कि जब प्रोपेगेंडा का एक कैरेक्टर होता है कि उसमें स्पेसिफिक बातों के लिए स्थान नहीं होता है, हर चीज़ को जनरलाइज किया जाता है। सो कोई ये पूछने नहीं जाएगा कि कांग्रेस ने इसके पहले कितनी बार
संविधान में बदलाव किए, किन किन बातों के लिए किए, कैसे किए। मतलब कांग्रेस की तो एक पूरी फैमिली की तो हिस्ट्री रही है। ट्रू। 4 पीढ़ियों ने बदलाव किए। सो कैसे किए, क्यों किए, अब ये बातें तो स्पेसिफिक हो गई। जनरलाइज जो बात है वो ये है कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है। अभी ये जो कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि 4 महीना बाद जब फिर से वापस चुनाव में जा सकें तो देश के लोगों को ये बताएं कि ये लोग तो संविधान बदलना चाहते थे, चूंकि हमने संविधान की कॉपी लेके प्रोटेस्ट किया, संसद में नारे लगाए, इसलिए ये डर गए और इन्होंने ये बदल नहीं पाए। सो काइंड ऑफ क्रेडिट लेने का एक तरह का प्रयास है कि हमने संविधान की रक्षा की। हमने लोकसभा चुनाव के लिए जब कैंपेन हम कर रहे थे तब भी इस मुद्दे को उठाया। जब कैंपेन खत्म हुआ, चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, तब भी उठाया। सो ये उसी प्रोसेस का कंटिन्यूएशन है, बट है ये टूल किट की ही पॉलिटिक्स। मतलब ये कि भाई कोई आपके लिए एक स्ट्रेटजी डिजाइन कर रहा है और आपसे कह रहा है कि तुम यही करो। सो वो वही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई 4 महीना बाद फिर चुनाव है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। राइट, बट आपको लगता है कि सो ऑब्वियसली ऑपोजिशन लीडर्स है, स्पेशली कांग्रेस, उनका ये मानना है, उन्होंने वो भी रेजोल्यूशन भी पास किया कि राहुल गांधी शुड बी मेड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बिकॉज पिछले टर्म तक तो अधीर रंजन चौधरी थे एंड ही लॉस्ट अगेंस्ट यूसुफ पठान ऑफ टीएमसी, राइट? तो अब देखे तो दे वांट अनदर कांग्रेस लीडर एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड they have been propping Rahul Gandhi's name. जो लॉजिकल भी है क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जो हैं अपोजिशन की वो है, करेक्ट। बट राहुल गांधी जो जिनको शायद बचपन से ही यही कहा गया था कि आप तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ही बने हो, दे हैव ऑलवेज कंसिडर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट एज देयर बर्थ राइट, बट अभी तक दैट पोस्ट हैज बीन उनको अभी तक नसीब नहीं हुआ है। एंड तो फॉर हिम to sit as the leader of opposition and not as the leader, you think that is going to gel well with them? नहीं, इसमें दोनों तरह की बातें क्या, एक तो ये कि कि राहुल गांधी ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि वो संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठेंगे। क्योंकि जैसा तुमने कहा कि उनके अभी तक का जो राजनीतिक आचरण जिसे कह सकते हैं वो ये रहा है कि मेरा जन्म प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ, ठीक है। वो एक ज़मीन तलाश रहे थे कि मनमोहन सिंह अगर छोड़ें या वैसे चाहते तो बन ही सकते थे। 2011 में संजय बारू की अगर किताब देखो तो उसमें सारा मेंशन है। लेकिन उससे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट बात मुझे लगती है वो ये है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन एक फॉर्मल पोस्ट होती है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट जो है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। उनको रहना पड़ेगा जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होंगे या और कोई मंत्री होगा, उसको कंसल्ट करना होगा। चूँकि इस तरह के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनका एक लंबा प्रोसेस होता है तो उसमें हमेशा का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। पिछले 15 सालों की उनकी जो एक्टिविटी है राजनीति के अलावा, क्योंकि अभी तक तो ये प्रूव हो चुका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो भारत की राजनीति को तमाम और चीज़ें कर करके प्रभावित करना चाहते हैं। विदेश यात्राएं करना, वहाँ ऐसे लोगों से मिलना जो भारत विरोधी रहे हैं, ऐसे लोगों का आह्वान करना कि आप आके भारतीय लोकतंत्र में दखल दीजिए, क्योंकि तथाकथित तौर पे भारत में लोकतंत्र नहीं रहा। अब ये सारे काम राहुल गांधी खुद करते रहे हैं, उनके बिहाफ पे किसी और ने तो हमें नहीं समझ में आता कि उन्होंने किया है या उन्होंने डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। हर बार वो ही जाते हैं। इवन भारत जोड़ो यात्रा में भी बीच में बंद करके वो कुछ दिनों के लिए चले गए थे। कैंपेन के दौरान जब इलेक्शन कैंपेन हो रहा था उस दौरान भी पता चला कि वो कहीं जाने वाले हैं।
सो सवाल इस पर है कि जो फॉर्मल अपॉइंटमेंट होता है और उसकी एक जिम्मेदारी होती है, वो उस अपॉइंटमेंट को लेने के लिए तैयार हैं। अब इसमें जो एक सिग्निफिकेंट जो पिछले 1-2 दिनों का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पी चिदम्बरम कलकत्ता गए हैं। कलकत्ता गए हैं ममता बनर्जी से मिलने। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता ममता बनर्जी से चल करके दिल्ली से गया है कलकत्ता मिलने। हमेशा ये होता था कि ममता बनर्जी वहाँ आती थी, सोनिया जी से मिलती थी, राहुल गांधी से मिलती थी और वही आती थी। सो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि वो या तो ममता बनर्जी को मनाने गए हैं कि भाई आप राहुल को सपोर्ट कीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में, या किसी और चीज़ को, कोई और डेवलपमेंट होने वाला होगा उसको लेकर के बात करने गए होंगे। सो अब देखने वाली बात ये होगी, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी इस तरह का कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो राजनीति करने का अभी तक का तरीका रहा है उसमें इस तरह के फॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन जब अगर फॉर्मली बन जाते हैं तो उनके और बहुत सारे खासकर प्रोटोकॉल हो जाएंगे जो उनकी सिक्योरिटी को लेकर के हैं। सो जहां आप बीच में ही अपनी सिक्योरिटी वाली टीम को बिना बताए कहीं निकल जाते थे, वो अब संभव होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि राहुल गांधी चाहते क्या है। बट ये बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि चिदम्बरम दिल्ली से चल करके कलकत्ता आए हैं, गए हैं ये उनसे मिलने ममता बनर्जी से। अब वो आगे की राजनीति किस तरह की होगी अपोजिशन की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। ममता बनर्जी के सामने जो चैलेंज है वो एक दूसरा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि अभी हमने देखा पिछले 6 महीने में केरल की सरकार ने, जो कि तमाम तरह के फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस कर रही है, उसको केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी गई थी केरल की सरकार की हमें फिनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार बहुत ज़्यादा अलग नहीं है इस मुद्दे पे। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट ममता बनर्जी के सामने बहुत हैं। एट द सेम टाइम 1 साल बाद उन्हें विधानसभा का चुनाव फेस करना है। तो उनके लिए चैलेंज ये होगा कि वो केंद्र सरकार से किस तरह का टर्म्स बना करके रखें, ऑल आउट एकदम विरोध में जाए या एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखें। सो उनके भी अपने बहुत सारे चैलेंजेज हैं, कांग्रेस के तो हैं ही। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अपोजिशन किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आता है। राइट 18th लोकसभा में। राइट। बट स्पीकिंग ऑफ कंसिडरिंग आज जैसे कि आज इमरजेंसी की एनिवर्सरी भी है, अगले साल 50 साल ख़त्म होंगे, और लोगों का यही है कि वो मेमोरी फेड होने लगती है कि अगर आप बात नहीं करते हैं किसी चीज़ की या बहुत साल होने लगते हैं तो पीपल स्टार्ट फॉरगेटिंग, पीपल कीप फॉरगेटिंग दैट हाउ ब्रूटल इमरजेंसी एक्चुअली वॉज। कि जब ये मोदी को कहते हैं कि मोदी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बातें करते हैं तो दे एक्चुअली डोंट नो हाउ द एक्चुअल डिक्लेयर्ड इमरजेंसी वॉज। तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसे जोक ही बना दिया है करके। लेकिन हाउ डू यू सी कि आज जैसे कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, ठीक है, तो ये कौन से इनका कंसर्न्स इनका बाइट नहीं करता है कि दे नेवर अपोलोजाइज फॉर द इमरजेंसी जस्ट लाइक दे नेवर अपोलोजाइज फॉर द 84 रायट्स। ये पूरा कभी इन्होंने कभी नहीं माफ़ी मांगी है, दे हैव ओन्ड इट। तो आज जैसे कि हम व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू सी द चेंजेस इन ऑल दीज 50 years ऑफ इंदिरा गांधी इम्पोज्ड इमरजेंसी? असल में जो लोग ये कहते हैं कि अब इमरजेंसी को याद करने का कोई केस नहीं, इमरजेंसी को याद करने का केस हमेशा रहेगा। हमारी गिनती, हमारे देश की गिनती विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में होती है, माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा लोकतंत्र जो है उसमें इस तरह की कोई घटना हुई थी, ये एक पूरी जनरेशन नहीं जानती है। सो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बार बार उसे याद करें। अगर आज कोई ये कहता है कि नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलिए, अच्छा कीजिए, नई, कहते हैं ना लोग कि भाई
मूव ऑन मूव ऑन। अब ये मूव ऑन वाला जो है, ये तमाम देशों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा नहीं है। चीन अभी भी, जापान ने क्या किया चीनियों के साथ में, वो मूव ऑन नहीं करते। इजराइल फॉर दैट हम, हाँ, मैटर, इजराइल नहीं करता है। सो इजराइल वाले नहीं करते हैं, ज्यूज नहीं करते। सो हमारे लिए ज़रूरी है जो सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट अगर पिछले 4 सालों में देखें तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है, जिसे कहते हैं विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का जो आह्वान था प्रधानमंत्री का, वो मनाना ही चाहिए। आप याद तो कीजिए ना, वो नहीं है कि क्या हुआ था, फॉरगेट हिस्ट्री या हिस्ट्री, हाँ, कंडेम कंडेम, टू हाँ, एग्जैक्टली। तो वो तो है। सो ये कहने का कोई केस नहीं बनता है कि यार इमरजेंसी भूल जाओ और आगे चलो। पिछले 2 जनरेशन जो बच्चे, क्योंकि चर्चा नहीं होती है कहीं ना, तो चर्चा नहीं, अगर इमरजेंसी की हम चर्चा नहीं करेंगे तो तमाम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि इमरजेंसी के दौरान हुआ क्या था। पहली बार सिविल राइट्स जो हैं वो छीन लिए गए थे, ठीक है। सो पहला तो ये है कि चर्चा करने का पूरा केस बनता है और आने वाले कई दशकों तक ये चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर के किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ तक अपॉलजी की बात है, गांधी फैमिली ने किसी भी तरह का रिग्रेट करना वो नहीं सीखा है। 1984 में जो हुआ वो, उसको लेकर के राजीव गांधी का जो स्टेटमेंट है, Correct. पेड़ गिरता है और ऐसा होता है वैसा होता है, जो भी है, उन्होंने कभी फैमिली की तरफ से किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। इन्होंने इनफैक्ट माफ़ी मांगने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को डिप्यूट कर दिया कि जाओ माफ़ी मांगो, ठीक है। इमरजेंसी के लिए भी कभी माफ़ी नहीं मांगी। इनफैक्ट इमरजेंसी की कभी बात ही नहीं करते। हाँ, they never do that. They never take कभी नहीं करते। भाई आओ बताओ तो सही, सवाल का जवाब दो तो सही। कांग्रेस में तमाम लोग अभी भी हैं जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान, मतलब उनको लगा कि ये कोई नॉर्मल घटना है, लेकिन पूरे देश के लिए कोई नॉर्मल घटना तो नहीं थी। ये सामान्य जनजीवन तो नहीं था ना कि लोगों की लाइफ में इमरजेंसी ऐसे ही आती जाती रहती। हम पाकिस्तान नहीं है कि जब चाहा जनरल रूल लगा दिया और जनरल रूल करते करते बोर हो गया तो उसने बोला चलो 5 साल के लिए डेमोक्रेसी लगा दो। हम उस तरह के नहीं है ना, हमने वो नहीं देखा है, हमें वो देखना भी नहीं चाहिए था। सो आज जो लोग संविधान लहराते हुए प्रोटेस्ट करते हैं, उनको बैठा करके सवाल पूछना चाहिए। हालांकि वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अपने नॉर्मली यही होता है कि अपने कुकर्म कोई फेस नहीं करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हमारे अच्छे कर्मों को लेके हमसे बात कर लो, लेकिन हमारे कुकर्मों को लेके हमसे सवाल मत पूछो। सो आज जो भी हम देख रहे हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो उसी को ढकने का है कि चूंकि हमारी पार्टी ने कभी इमरजेंसी लगाई थी तो हम आपके ऊपर बार बार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के। अब भैया अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी 10 साल से है। आप इलेक्ट होके आ रहे हैं, पार्लियामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहे हैं, आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आपने घोटाले भी किए हैं, आप उन्हीं घोटालों में आप जमानत पे छूटे हैं, घूम रहे हैं ना वर्ल्ड ओवर। आप दूसरे देशों में जाकर के वहाँ के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि हमारे देश में तुम आके हस्तक्षेप करो। कहाँ है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? ऐसी होती है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? अगर आपको केवल इस बात की शिकायत है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो आपके खिलाफ काम नहीं करें, तो ये कैसे हो सकता है? अगर आप इसी के बेसिस पे कहेंगे कि देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तो ये तो कैसे माना जा सकता है? सो ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बार बार बात करना, ये उसी तरह का पैरेलल है जैसे आपके ऊपर बोफोर्स की दलाली का आरोप लगा, इसलिए आपने उसके सामने खड़ा कर दिया कि रफाल में दलाली ली गई या दी गई। क्यों? क्योंकि आप असहज हो जाते हैं जब भी बोफोर्स की बात होती है। वो दाग जो है वो आपसे चिपक गया है,
वो स्टिग्मा जो है वो आपकी पूरी फैमिली पे चिपक गया है, ठीक है। तो उसमें आप किसी तरह के एक आरोप लगा करके, सेम वही चीज इमरजेंसी के मामले में है और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के मामले है। क्योंकि आपकी दादी ने लगाया था इमरजेंसी, तो आप बार बार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात इसलिए करते हैं ताकि उसके पैरेलल में खड़ा किया जा सके कि केवल हमने नहीं लगाया था भाई साहब, आप भी 10 साल से इमरजेंसी ही लगा के रखे, से उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं। राइट, बट वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो आप घोटाले की बात कर रहे, जो एक्चुअली एक तरह से देखें तो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, दे वर द लीडर्स जिनके अगेंस्ट इंदिरा गांधी ने कार्यवाही की थी ड्यूरिंग इमरजेंसी, और आज यही लोग राहुल गांधी कांग्रेस के साथ ऐसे दे आर स्टैंडिंग इन यूनिटी। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात क्या है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, डीएमके, जो शरद पवार की पार्टी है, ये सारी पार्टियां कांग्रेस के विरोध में इनका जन्म हुआ था। इवन टीएमसी फॉर दैट मैटर, टीएमसी भी कांग्रेस के विरोध में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, केवल पार्टियों की बात नहीं है, पाकिस्तान का जन्म भी कांग्रेस के विरोध में हुआ था। और ये सारी राजनीतिक पार्टियां और पाकिस्तान आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं पिछले 10 साल से। ट्रू। ठीक है, तो ये राजनीति का चरित्र होता है कि आप जिनके खिलाफ आपका जन्म हुआ है, आप उसी के साथ खड़े हैं, और ये पूरा भारत देख रहा है। ये यही कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, हाँ, सारे आपके विरोधी सब आपके साथ कर दिया सबको। But on that note, I think this has been a great discussion on the Indira Gandhi imposed emergency on the anniversary. And thank you so much for joining us today, and we'll see you soon.